हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी, दिस इज आदम रशीद और आप देख रहे हैं फटाफट क्लासेस। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, लेकिन सर्कुलेटरी सिस्टम पे जब मैंने एक बार फिर से नजर दी वहां से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकले जो आपके प्रीवियस एग्जाम में भी कुछ पॉइंट्स इसमें से पूछे गए थे, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा बस इतना ही है, सर्कुलेटरी सिस्टम में ये चीज है भी आप वहां पे ऐड करना। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ स्टार्ट करेंगे ब्लड प्रेशर से। ब्लड प्रेशर तो जो लेक्चर देखेगा उसको अपना फायदा, जो नहीं देखेगा तो हम उसका जो रास्ता है वो छोड़ देते हैं ऐसे, ठीक है। तो उसको हम फ्री रखेंगे, ठीक है। जो उसको मर्जी आएगा ना, जो भी चीजें उसको पढ़ने को मर्जी आएगी वो पढ़ सकता है, ठीक है। लेकिन हमारे जो मिशन सिलेक्शन के 20 स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये लेक्चर जो है बहुत ही फायदेमंद रहने वाली है। तो देखिए, ब्लड प्रेशर जो है, ब्लड प्रेशर क्या होता है आपने देखा होगा ना, जब हम हमारी जो रबर वाली पाइप होती है ना, जो हमारे घरों में होती है, वो जो रबर की बनी हुई होती है, तो उसमें जब उसमें पानी नहीं होता, उसमें कोई प्रेशर होता है क्या? मत होता है। जैसे उसमें पानी फ्लो होता है तो इसके जो वाल्स होते हैं ना, ये जो रबर की जो पाइप होती है उसके जो वाल्स होते हैं ना, उस पर प्रेशर लगता है। किसका? शाबाश, किस चीज का प्रेशर पड़ता है? वाटर का प्रेशर पड़ता है। इसी तरीके से हमारे ब्लड वेसल्स में जब ब्लड फ्लो होता है ना, हमारी ब्लड वेसल्स पे क्या पड़ता है? प्रेशर पड़ता है। किसका प्रेशर पड़ता है? ब्लड का प्रेशर पड़ता है। ये प्रेशर कैसे बनता है? क्योंकि हार्ट जो है, हार्ट पीछे से उसको क्या करता है? ब्लड को पंप करता है, और इसी तरीके से क्या होता है, हमारा जो ब्लड होता है वो हमारी वेसल्स पे क्या डालता है? प्रेशर डालता है, और उसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर। एक बार फिर से समझा देते हैं। देखिए, प्रेशर क्रिएटेड बाय ब्लड ऑन वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, यानी कि ब्लड जो इस ब्लड वेसल से फ्लो होती है, ठीक है, वो जो प्रेशर हमारे ब्लड वेसल्स पे डालती है, इसके वॉल्स पे डालती है, तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? शाबाश, इस चीज को हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। तो ये प्रेशर कैसे बनता है? क्योंकि पीछे से इसका पंप करता है कौन? ब्लड जो है पीछे से इसका पंप करता है ब्लड, इसीलिए प्रेशर क्रिएट होता है। तो इसके बाद आपसे पूछा भी गया था, आपको ये पॉइंट तो आपको पता भी होगा। तो ब्लड प्रेशर हम किस डिवाइस से मेजर करते हैं, किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं? स्फेग्मोमैनोमीटर, याद रखना, ठीक है। स्फेग्मोमैनोमीटर जो है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम ब्लड प्रेशर को क्या करते हैं? मेजर करते हैं। अब ये जो आपका ब्लड प्रेशर है ना, ये आप कहां पे फील कर सकते हो? ब्लड प्रेशर आप अपना कहां पे फील कर सकते हो? एक तो आप यहाँ पे नेक पे भी आप फील कर सकते हो, है ना, नेक पे भी हम देख सकते हैं, ठीक है, अगर आप ऐसे उंगली रखोगे। तो दूसरी बात, रिस्ट ऑफ हैंड, ऐसे यहां पे भी आप देख सकते हो, है ना, रिस्ट ऑफ हैंड पे भी आप जो है ब्लड प्रेशर आपका वो आप फील कर सकते हो। उसके बाद नॉर्मल, हाँ आपसे पूछा गया है तो पहले स्क्रीनशॉट उठाओ, फिर मैं भूल जाता हूं, जल्दी, शाबाश, स्क्रीनशॉट उठाओ। हो गया? चलिए, तो आपका नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है? 120/80 mmHg। और उसमें से आप एक चीज याद रखना, ये 120 जो है ना, ये सिस्टोलिक प्रेशर होता है, सिस्टोलिक, ठीक है। और 80 क्या होता है? डायस्टोलिक। सिस्टोलिक डायस्टोलिक क्या होता है? कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, जैसे कि मैंने आपको कल बोला था। यानी कि कंट्रैक्शन के वक्त क्या होता है? 120 होता है, और रिलैक्सेशन के टाइम पे क्या होता है? शाबाश, 80 mmHg होता है। तो नॉर्मल अगर देखा जाए 120/80 mmHg जो है, ये आप याद रखना, ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है एक ह्यूमन बीइंग का, ठीक है। तो उसके बाद हाई, अगर किसी पर्सन में हाई ब्लड प्रेशर होगा, यानी कि इससे ज्यादा होगा, यानी कि 130/80 होगा, या 120/90 होगा, या इस तरीके से, मतलब इसका वैल्यू जो है इससे ज्यादा होगा, तो उसका मतलब उसका ब्लड प्रेशर जो है वो ज्यादा है। तो अगर किसी इंसान में ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? उस चीज को हम बोलते हैं हाइपरटेंशन। क्या बोलते हैं? शाबाश, उस चीज को हम बोलते हैं हाइपरटेंशन, याद रखना, ठीक है। क्या बोलते हैं? हाइपर मीनस, याद रखना, हाइपर जहां पे भी आपको देखने को मिलेगा ना, हाइपर जहां पे भी आपको देखने को मिलेगा, आप ये बात याद रखना, हाइपर मीनस हाई, ठीक है। और हाइपो जहां पे भी आपको देखने को मिलेगा ना, आप ये चीज माना, हाइपो मीनस लो, ठीक है। तो हाइपरटेंशन का मतलब क्या होता है? हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी। तो लो, जो हाइपोटेंशन होता है, हाइपोटेंशन का मतलब क्या होता है? लो बीपी, यानी कि लो ब्लड प्रेशर। तो लो बीपी जो है वो कितना हो सकता है? 100/50 mmHg, 100/50 mmHg लो ब्लड प्रेशर होता है। तो अगर हाइपर होता है, हाइपर में कितना हो सकता है? 150/90 mmHg तक हो सकता है हाइपरटेंशन में, ठीक है। तो नॉर्मल कितना है? 120/80, ठीक है। समझ में आया तक? अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट में बताओ, प्लीज कमेंट में बताओ। और अगर आपको कोई सजेशन शेयर करनी है तो आप व्हाट्सएप पे हमारे साथ शेयर कर सकते हो, ठीक है, या टेलीग्राम पे। चलिए, हो गया ना यहाँ, ना यहां तक तो हो गया। अब देख लीजिए इलेक्ट्रो ईसीजी,
ईसीजी आपने नाम सुना होगा, ईसीजी। ईसीजी जो है ना, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है। ये है इलेक्ट्रो ये है कार्डियो और ये है ग्राफ। ईसीजी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ईसीजी आपने देखा होगा, वो जो आपने देखे वो जो बोलते हैं ना, डॉक्टर साहब बोलते हैं कि आप रील करो, है ना, ऐसे उस पे होता है ना, ऐसे आपने देखा होगा, ठीक है। करते हैं ना, ईसीजी करवाते हैं ना, जिसको ज्यादा मतलब हार्ट डिजीज होते हैं उनको ज्यादा ईसीजी करनी पड़ती है। तो ये ईसीजी क्या करती है, इसका काम क्या होता है? ईसीजी एक डिवाइस है, ठीक है। इससे हम क्या करते हैं? इससे हम ये रिकॉर्ड करते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो है ना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ये एक मतलब क्या होता है, ये हमें दिखाता है, एक चार्ट होता है। ईसीजी जो है ना, ये एक चार्ट होता है। तो हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट में मुझे आपको बोलना है, ईसीजी जो है ना, ईसीजी जो है ये हम किससे मेजर करते हैं? इलेक्ट्रो, कभी कभार मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ना वो मैं भूल जाता हूं, ठीक है। फिर भी मैं आपके साथ फिर व्हाट्सएप पे शेयर करता हूं। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से हम क्या करते हैं? शाबाश, नोट ईसीजी, यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो है ना, ये जो चार्ट है ना, ये चार्ट हम किस इंस्ट्रूमेंट से नोट करते हैं? शाबाश, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से। तो इसमें क्या लिखा हुआ होता है? ये जो ईसीजी है ना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ये मानो आप एक फाइल होती है, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ होता है कि आपका जो हार्ट है वो नॉर्मली फंक्शन करता है या नहीं करता है। देखिए इस तरीके से वहां पे होता है, ठीक है। आपने मूवीज में भी देखा होगा, कभी कभार क्या होता है, ये वाला जो ना, ये वाली लाइन डिसअपीयर होती है, और जब ऐसे निकलती है ना लाइन, इसका मतलब है पर्सन की जो क्या हुई है, डेथ हुई है पर्सन की। आपने देखा होगा मूवीज में, स्टैट्स में भी आज रखते हैं ना कुछ बच्चे। तो क्या होता है, सिंपली आप याद रखोगे, ईसीजी जो है, ईसीजी का मतलब होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इट शोज अस द फंक्शनिंग ऑफ हार्ट, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इसमें नोट होता है। तो इस वक्त कितना मतलब ब्लड प्रेशर है, कितना कम है, कितना ज्यादा है, ठीक है, बराबर है, वो चीज किससे में पता चलता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से। एक चार्ट होता है, अगर आपने नहीं देखो आप गूगल सर्च करना, वहां पे इमेज निकालना, आप देख सकते हो। आपने वैसे तो देखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रोड्स किससे हम बांधते हैं? चेस्ट को बांधते हैं, कुछ रिस्ट्स को बांधते हैं, और उसी तरीके से हम फिर क्या करते हैं, ये वाला जो चार्ट है ये हम नोट करते हैं, ठीक है। किस डिवाइस से नोट करते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पे सिस्टोल डायस्टोल प्रेशर जो है ना वो पता चलता है किसमें? याद रखना, सिस्टोल डायस्टोल प्रेशर जो है ना वो हम किस चार्ट से नोट करते हैं? शाबाश, किस चार्ट में लिखा होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में, ठीक है। समझ में आया ना? तो अब देखिए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, प्रॉपर वर्किंग ऑफ हार्ट, यही चीज तो मैंने आपको बोला, प्रॉपर वर्किंग ऑफ हार्ट हम किससे देखते हैं? शाबाश, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में हम क्या नोट करते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो होता है, वहां पे जो ग्राफ बनता है, ये सच में एक ग्राफ ही होता है, ग्राफ जैसा होता है। तो हिंदी में बहुत सारे इसको कुछ अलग बोलते होंगे, इसलिए मतलब मुझे थोड़ा चिंता होती है कि आपको समझ में आया नहीं आया, इसीलिए, ठीक है। बाकी जो उर्दू बोलते हैं ना उनको समझ में आता है। तो ब्लड ग्रुप, अब हम ब्लड ग्रुप की बात करेंगे। ब्लड ग्रुप भी इंपॉर्टेंट है, कल हमने आपको नहीं पढ़ाया था। ब्लड ग्रुप में क्या होता है? देखिए, ब्लड ग्रुप डिफरेंट किस्म के होते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है, ब्लड ग्रुप जो है ये किसने डिस्कवर किए? ये डिस्कवर किए लैंडस्टेनर ने। किसने? शाबाश, ब्लड ग्रुप्स वर डिस्कवर्ड बाय लैंडस्टेनर। तो लैंडस्टेनर ने ब्लड ग्रुप्स डिस्कवर किए। उसके बाद ब्लड ग्रुप्स को कितने ग्रुप्स में, कितने डिविजन्स बनाए गए? 4। उसने कहा कि ब्लड ग्रुप्स हैं, उनके 4 मेन टाइप्स हैं, ठीक है। ब्लड जो है ना, दैट्स अ 4 मेन ग्रुप्स, ठीक है, दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 मेन ग्रुप्स। वो 4 मेन ग्रुप्स कौन है? ए बी ओ, ठीक है। ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है। अब समझना अच्छे से। तो ये ग्रुप्स जो हैं, अगर ब्लड एक ही है, हम तो देखते हैं ना, उनका ब्लड भी क्या है? रेड कलर का है, हमारा ब्लड भी रेड कलर का है, इसका भी रेड कलर का है, इसका भी रेड कलर तो हर एक में है, ठीक है। तो अब लेकिन डिफरेंस क्या है इनके बीच में, ठीक है? ये अलग अलग क्यों ग्रुप्स बनाए गए? ये ए बी ओ, ये क्या है? ब्लड तो एक ही है, इसका अल्फाबेटिकली नाम क्यों रखा गया? देखिए, ब्लड ग्रुप जो है ना, दे आर डिफरेंशिएटेड ऑन द बेस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, यानी कि हर एक इंसान का जो ब्लड होता है ना, उसमें अलग अलग किस्म का ग्लाइकोप्रोटीन होता है। ये ग्लाइकोप्रोटीन क्या होता है? सबसे पहले ग्लाइकोप्रोटीन को हम बोलते हैं एंटीजन, या आप कह सकते हो हर एक शख्स जो होता है, हर एक ह्यूमन बीइंग जो है, उसके ब्लड में अलग अलग क्या होते हैं? एंटीजेन्स होते हैं, या आप कहोगे अलग अलग ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन्स और एंटीजेन्स जो है ना एक ही है, यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन्स को हम क्या बोलते हैं? एंटीजेन्स। अब बात आती है एंटीजेन्स होते क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन मीन्स इसमें होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, इसमें होता है कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन का एक चेन होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? शाबाश, ग्लाइकोप्रोटीन, हम उसी चीज को बोलते हैं। तो हर एक इंसान में अलग अलग होता है, लेकिन किस सेल में होता है? आरबीसीज में होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था।
तो एंटीजन्स आर प्रेजेंट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी सेल्स, वहां पे बहुत सारी सेल्स का नाम था, उसमें डब्ल्यूबीसी था, प्लेटलेट भी था, आरबीसी भी था, तो आरबीसी आपका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। एक्चुअली ये पूरे ब्लड में नहीं होता है, एंटीजन्स पूरे ब्लड में नहीं होता है, ये आरबीसी पे होता है। कहां पे होते हैं शाबाश? एंटीजन्स या ग्लाइकोप्रोटीन जो ये कहां पे होते हैं? आरबीसी पे होते हैं। आपका मार्क टेस्ट में लेने वाला हूं, ठीक है, सरप्राइज मार्क टेस्ट होगा, उसमें हम 20 बच्चों को ही सिलेक्ट करने वाले, ये बात याद रखना। तो चलिए उसके बाद देखिए, अब एंटीजन जो है ना, एंटीजन, ये जो एंटीजन है ये भी दो किस्म के हैं, एक है ए एंटीजन और दूसरा है बी एंटीजन। देखा आपने, कैपिटल ए स्मॉल बी, सॉरी कैपिटल ए कैपिटल बी, ठीक है, ए बी, ठीक है, दीज आर द टू एंटीजन्स, दोनों कैपिटल लेटर से हम डिनोट करते हैं। याद रखना, एंटीजन जो है ना, एंटीजन आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, ठीक है, ए एंटीजन होता है और बी एंटीजन होता है। मैंने आपको बोला एंटीजन जो होते हैं आरबीसीज पे वो दो किस्म के होते हैं, एक होता है ए एंटीजन और दूसरा होता है बी एंटीजन। तो क्या हो सकता है, किसी शख्स में ए एंटीजन होगा तो किसी ह्यूमन बीइंग में बी हो सकता है, किसी में ए बी दोनों हो सकते हैं, किसी में कोई बी एंटीजन नहीं हो सकता है, ठीक है, तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो इसके बाद और एक चीज इंपॉर्टेंट यहां पे है, एंटीजन आपने देखा कहां पे होते हैं? आरबीसीज पे होते हैं, ब्लड के आरबीसीज पे। तो इसके बाद एंटीबॉडी, और एक टर्म आप याद रखना, एंटीबॉडी क्या होता है? एंटीबॉडी भी एक क्या होता है? एक प्रोटीन होता है। क्या होता है? ये भी इसी तरीके से एक क्या होता है? प्रोटीन होता है, लेकिन ये इसके अपोजिट होता है, ये एंटीजेनस के अपोजिट होता है। यानी कि अगर ये दोनों मिलेंगे ना, इनको आपस में रिएक्शन होगी, ठीक है। अगर ये आपस में, यानी कि ये जो दो होते ना, दे हेट ईच अदर, ये बात आप याद रखना, यानी कि ये एक दूसरे के अपोजिट में काम करते हैं। कौन? एंटीजन और एंटीबॉडी जो है ना, ये एक दूसरे के अपोजिट में काम करते हैं। इसका मतलब है, तो ए बी ये दो टाइप्स हैं, एंटीबॉडी जो ये क्या है? दीज आर द अपोजिट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स इन प्लाज्मा। ये कहां पे होते हैं? आप देख सकते हैं प्लाज्मा में होते हैं। कहां पे? एंटीबॉडी कहां पे होता है? प्लाज्मा में होता है। और जो आपका ग्लाइकोप्रोटीन या एंटीजन है, ये कहां पे होता है? आरबीसीज में होता है। पहले दो पॉइंट्स नोट कीजिए। अब देखिए, एंटीबॉडी जो है ना, एंटीबॉडीज भी दो किस्म के होते हैं, एक होता है स्मॉल ए, दूसरा होता है स्मॉल बी, ठीक है, दो किस्म के ये भी होते हैं। तो स्मॉल ए स्मॉल बी आप देख सकते हो एंटीबॉडी, लेकिन दे आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स। तो दूसरी बात, तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एंटीजन 4 ब्लड ड्यूजन्स होते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एंटीजन 4 ब्लड ड्यूजन्स किए गए हैं, जैसे ए बी ओ। देखो अब अच्छे से समझना, फिर से मैं थोड़ा सा यहाँ पे रिपीट करूंगा, अगर किसी को समझ में नहीं आया जल्दी जल्दी मैं बताऊंगा। ब्लड ग्रुप जो है ना, ब्लड ग्रुप 4 किस्म के हैं। 4 किस्म के क्यों हैं? क्योंकि इसमें अलग किस्म के एंटीजन होते हैं और अलग किस्म के एंटीबॉडी होते हैं। एंटीजन कितने किस्म के हैं? ए बी, और एंटीबॉडी ए बी, ये कैपिटल लेटर से हम डिनोट करते हैं, ये स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। एंटीजेन्स को हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन्स भी। एंटीजेन्स कहां पे होते हैं? आरबीसीज में होते हैं, ब्लड के आरबीसीज में। एंटीबॉडी कहां पे होता है? शाबाश, ब्लड के प्लाज्मा में होता है, ठीक है। तो ये एंटीबॉडी क्या होता है? ये एंटीजन के अपोजिट में काम करते हैं, इसके अपोजिट होता है। तो दूसरी बात, ब्लड ग्रुप को किसने डिस्कवर किया? लैंडस्टेनर। अब देखिए ए बी ओ ये क्या है? तो आप याद रखना, हर एक जो ब्लड ग्रुप है ना, हर एक के ब्लड में एंटीजन भी होते हैं, एंटीबॉडी भी होते हैं। हर एक जो इंसान है ना, उसमें एंटीजन भी होते हैं और एंटीबॉडी भी होते हैं। ऐसा चीज नहीं है क्या एंटीजन होंगे एंटीबॉडी नहीं होंगे। अब हम देखेंगे कुछ केस होते हैं। देखिए ए वाला जो है ना, अगर हम देखेंगे, पहले हम देखेंगे एंटीजन, ठीक है, पहले हम देखेंगे इसमें कौन सा एंटीजन है और यहां पे देखेंगे हम फिर इसमें कौन सा एंटीबॉडी होता है। ये जो है ना ग्रुप, ये वाला चार्ट, ये आप याद रखोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट, ये चार्ट आप याद रखोगे। तो ए ब्लड ग्रुप जिसमें होगा ना, ए ब्लड ग्रुप, उसमें होता है ए एंटीजन, ठीक है। कौन सा एंटीजन होता है? शाबाश, ए वाला एंटीजन। तो एंटीजन तो सिर्फ दो किस्म के हैं। अब देखना आप यहां पे बी वाला जो है ना, बी वाले में होगा बी एंटीजन, कैपिटल बी से जो हम डिनोट करते हैं। तो ए बी वाला जो है ना, ए बी वाला में होता है ए और बी दोनों एंटीजन होते हैं, ठीक है, दोनों होते हैं। तो ओ वाला जो है ना, ओ वाला में इसमें एंटीजन नहीं होते, इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता। देखिए इसीलिए हम इसको बोलते हैं ए ब्लड ग्रुप, इसको बोलते हैं बी ब्लड ग्रुप, इसको बोलते हैं ए बी ब्लड ग्रुप, क्योंकि दोनों एंटीजन इसमें होते हैं। इसको बोलते हैं, शाबाश, इसको तो कुछ बोलते हैं, इसको बोलते हैं ओ ब्लड ग्रुप, जिसको बोलते हैं फिर यूनिवर्सल डोनर भी बोलते हैं, इसको हम अभी देखेंगे, ठीक है। तो ए बी इसमें होता है। तो चलिए अब हम देखेंगे एंटीबॉडी कौन कौन सी होती है इस पे। ए वाला जो है ना, मैंने अभी आपको बोला अपोजिट होते हैं, ठीक है। एंटीबॉडीज ऑलवेज क्या होते हैं? एक ह्यूमन बीइंग में अपोजिट होते हैं। ए एंटीजन है, यहां पे बी एंटीबॉडी होगी, बी एंटीजन है ना, यहां पे ए एंटीबॉडी होगी। अब यहां पे क्या होगा? यहां पे क्या होगा? यहां पे तो ए एंटीजन है और बी एंटीजन है, यहां पे क्या होगा? यहां पे कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है।
तो इसमें तो कोई एंटीबॉडी, इसमें तो कोई एंटीजन है नहीं, यहां पे क्या होगा, यहां पे दोनों एंटीबॉडीज होंगे, ए और बी, इनको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है, आ गया समझ में, ठीक है। क्यों, अगर यहां पे भी ए ही एंटीजन लगेगा ना किसी को, ठीक है, अगर मान लीजिए किसी के ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन है, अगर उसको हम ए वाला एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगे ना, ए वाला मतलब देंगे, ठीक है, ए एंटीबॉडी उसके बॉडी में इंट्रोड्यूस करेंगे, तो वहां पे क्लपिंग हो सकती है आरबीसी की, इसकी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। फिर से समझा देता हूं, मैंने आपको बोला ए बी और कोई भी इसमें नहीं होता है, ठीक है, इसमें होता है ए एंटीजन, इसमें होता है बी, इसमें दोनों होते हैं, उसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है। तो एंटीबॉडी जो है ना, एंटीबॉडीज अपोजिट होते हैं, ब्लड में एंटीजेनस जो एंटीबॉडीज होते हैं ना प्रेजेंट है, वो एंटीजेनस के अपोजिट होते हैं। यहां पे आप ए ब्लड ग्रुप देखते हो, इसका मतलब यहां पे कौन सा एंटीजन होगा, बी होगा, यहां पे बी था, यहां पे ए होगा, तो यहां पे दोनों थे ना, यहां पे कोई नहीं होगा, और यहां पे कोई एंटीजन हुआ था, यहां पे दोनों एंटीबॉडीज होंगे, ठीक है। तो इसीलिए देखिए यहां पे हम जो है ना ये वाला, इसको हम बोलते हैं डोनर, ठीक है, यूनिवर्सल डोनर, क्या बोलते हैं, शाबाश, इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर, और इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल रिसिपिएंट, क्या बोलते हैं, शाबाश, इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल रिसिपिएंट। क्यों, क्योंकि ये किसी का ब्लड भी रिसीव कर सकता है, क्यों, क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी मत होती है, इसमें कोई एंटीबॉडी मत होती है, रिएक्शन किस चीज का होगा, किसी का चीज भी नहीं होगा, ठीक है, किसी चीज की रिएक्शन तो होगी नहीं, इसमें तो कोई एंटीबॉडी है नहीं जो एंटीजेनस के खिलाफ लड़ेगी, ठीक है। तो इसके बाद यहां पे अगर देखा जाए, ये डोनेट क्यों कर सकता है, इसको यूनिवर्सल डोनर क्यों बोलते हैं, आप देख सकते हो यहां पे कोई एंटीजन नहीं है, यहां पे कोई एंटीजन है ही नहीं, तो ये किसी को भी क्या डोनेट कर सकता है, ये ए वाले को भी डोनेट कर सकता है, बी वाले को भी डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो यहां पे आप देखना एक चीज यहां पे, ठीक है, इस ग्रुप से आपको, इस चार्ट से आपको क्या पता चलेगा, आप खुद देख सकते हो कि कौन किसको ब्लड दे सकता है, ठीक है। तो हो गया यहां तक, तो अब देख लीजिए, एंटीजन ए एंड एंटीबॉडी ए कैन नॉट लिव टुगेदर, एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए जो है ना, यानी कि ए के साथ हम ए नहीं जोड़ सकते, ठीक है। तो एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए है ना, दे कैन नॉट लिव टुगेदर, वो एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, यानी कि वो एक दूसरे के साथ बॉडी में अच्छे से नहीं रह सकते, वहां पे क्या होगी, रिएक्शन होगी, एक रिएक्शन होती है, उसको बोलते हैं एग्लूटिनेशन। याद रखना, अगर किसी बॉडी में ए एंटीजन है, अगर हम वो ब्लड प्रोवाइड करेंगे जिसमें क्या होगा, शाबाश, जिसमें ए एंटीबॉडी होंगी, ठीक है, जिसमें सिर्फ हम ए एंटीबॉडी से सिर्फ उसको डालेंगे, ठीक है, किसी ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन है, मेरा जो ब्लड है उसमें ए एंटीजन है, अगर कोई लाएगा, कोई इंजेक्शन लाएगा एंटीबॉडीज का, मुझे इंजेक्शन डालेगा, ठीक है, इंजेक्शन करेगा ए एंटीबॉडीज का ही, तो वहां पे क्या होगी, रिएक्शन होगी, उसको हम बोलते हैं एग्लूटिनेशन, क्या बोलते हैं, एग्लूटिनेशन। तो अगर किसी इंसान में एग्लूटिनेशन होगी, तो वहां पे क्या होता है, याद रखना, वहां पे होता है क्लपिंग ऑफ आरबीसीज, ठीक है, क्लपिंग ऑफ आरबीसीज, क्लपिंग ऑफ आरबीसीज, यहां पे क्या होता है, रिएक्शन होती है, क्योंकि आरबीसीज की रिएक्शन होती है, आरबीसी जो ना वो डिस्ट्रॉय होते हैं, याद रखना, आरबीसीज क्या होता है, डिस्ट्रॉय होता है, आरबीसीज आपस में एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं, जब वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं, उसकी वजह से डेथ भी हो सकती है, ये बात याद रखना, ठीक है। तो उसके बाद हो गया एग्लूटिनेशन, एग्लूटिनेशन का मतलब आपने समझ लिया, आप याद रखना क्लपिंग ऑफ आरबीसीज, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज, यानी कि इनकी रिएक्शन होती है आपस में, ठीक है। तो हो गया यहां तक। अब देख लीजिए आरएच फैक्टर क्या होता है, आरएच फैक्टर, शाबाश, आरएच फैक्टर का देख लीजिए, आरएच फैक्टर जो है, इट वाज डिस्कवर्ड बाय लैंडस्टेनर एंड वीनर, समझना अच्छे से, आरएच फैक्टर क्या होता है, आरएच फैक्टर मींस रेजस फैक्टर, ठीक है, आरएच का मतलब पता है क्या होता है, आरएच मींस रेजस, फैक्टर मींस फैक्ट्री, ठीक है। तो आरएच फैक्टर मींस रेजस फैक्टर, ये भी एक ब्लड ग्रुप है, क्या है, ये भी एक ब्लड ग्रुप है, याद रखना, रेजस ब्लड ग्रुप भी एक ब्लड ग्रुप है। तो ये किसने डिस्कवर किया था, शाबाश, लैंडस्टेनर और वीनर ने। बाकी ब्लड ग्रुप्स भी किसने डिस्कवर किए थे, लैंडस्टेनर ने, उसको फिर नोबेल प्राइज भी मिला था। तो अब लैंडस्टेनर और वीनर ने क्या किया, रेजस फैक्टर डिस्कवर किया, इसने क्या, किसमें डिस्कवर किया, ये पूछा जा सकता है, रेजस मोकी, मोकी का एक कसम है, रेजस मोकी, बंदर होता ना, ठीक, रेजस मोकी का एक कसम है, ठीक है, मोकी का एक कसम है, उसमें उन्होंने डिस्कवर किया रेजस फैक्टर, यानी कि ये वाला ब्लड ग्रुप। तो उसके बाद लैंडस्टेनर और वीनर ने क्या कहा, RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव टाइप्स होते हैं, कौन, यानी कि रेजस जो ब्लड ग्रुप है, दिस इज ऑफ टू टाइप्स, रेजस फैक्टर जो है इट्स ऑफ टू टाइप्स, एक होता है RH पॉजिटिव और दूसरा होता है RH नेगेटिव। अब दूसरी बात उन्होंने साथ में क्या कहा, उन्होंने साथ में यह कहा कि RH पॉजिटिव वाला जो है ना, RH पॉजिटिव वाला किसको ब्लड दे सकता है, इंपॉर्टेंट है, पॉइंट नोट करो, RH पॉजिटिव वाला किसको दे सकता है, RH पॉजिटिव वालों को भी वो ब्लड ट्रांसफ्यूज कर सकता है, यानी कि RH पॉजिटिव, अगर मुझे RH पॉजिटिव है ब्लड ग्रुप, ठीक है, RH रेजस पॉजिटिव मुझे ब्लड ग्रुप, तो RH पॉजिटिव अगर मुझे ब्लड ग्रुप, अगर सामने और कोई बंदा है, ठीक है,
जिसका आरएच नेगेटिव है, ठीक है, अगर उसको ब्लड चाहिए क्या मैं उसको दे सकता हूं? नहीं। क्यों? क्योंकि उसका आरएच नेगेटिव है। आरएच पॉजिटिव वाला सिर्फ किसको डोनेट कर सकता है? आरएच पॉजिटिव वाले को ही। तो आरएच नेगेटिव जो है ना, आरएच नेगेटिव वाला किसको ब्लड ट्रांसफ्यूज कर सकता है? आरएच नेगेटिव वाले को ही, ठीक है। यानी कि ये आपस में, ठीक है, ब्लड जो है ना ट्रांसफर नहीं कर सकते। आरएच पॉजिटिव वाला नेगेटिव को नहीं दे सकता, आरएच नेगेटिव वाला पॉजिटिव को नहीं दे सकता, आरएच पॉजिटिव वाला नेगेटिव को नहीं दे सकता, आरएच नेगेटिव वाला पॉजिटिव को नहीं दे सकता। सिर्फ आरएच पॉजिटिव वाला जो है वो पॉजिटिव को ही दे सकता है, नेगेटिव वाला नेगेटिव को ही दे सकता है। अब फिर भी उन्होंने क्या कहा, अब वो पर्सन, ठीक है, वो कोई शख्स, वो कोई इंसान या वो कोई एनिमल जिसमें आरएच वाला ही फैक्टर होगा ना, जिसमें ये वाला ब्लड ग्रुप होगा ना, तो उसको बोलते हैं आरएच पॉजिटिव, कि ये वाला बंदा जो है आरएच पॉजिटिव है। जिसमें ये वाला ब्लड ग्रुप नहीं होगा उसको बोलते हैं इट्स आरएच नेगेटिव, ठीक है। यानी कि हम सभी जो है आरएच नेगेटिव वाले, ठीक है, क्यों हमें रेसिस फैक्टर है नहीं, ठीक है, क्यों ए बी ब्लड ग्रुप हम में है, ठीक है। तो कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनमें आरएच फैक्टर जो है ना वो होता है। तो अब एक बात यहाँ पे आप सुन लीजिए, नीचे आइए, शाबाश। एरिथ्रोब्लास्टोफ्यूटिलिस, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटिलिस, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटिलिस। तो फादर पॉजिटिव मदर नेगेटिव चाइल्ड डेथ इन प्रेगनेंसी, इसका मतलब क्या है? तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटिलिस में क्या होता है, देखिए, अगर मान लीजिए फादर जो है उसका जो ब्लड ग्रुप है वो है आरएच पॉजिटिव, ठीक है, यानी कि उसमें आरएच के एंटीजेनस हैं, आरएच के एंटीजेनस उसमें हैं, ठीक है। तो आरएच के एंटीजेनस वहां पे ए भी होते हैं एंटीजेनस, यहाँ पे आरएच एंटीजन होता है, याद रखना, यहाँ पे आरएच रेसिस एंटीजन होता है, ठीक। तो अगर यहाँ पे क्या होगा, फादर अगर आरएच पॉजिटिव होगा, मान लीजिए ये फादर है, ठीक है, तो मैटिंग के बाद अगर आरएच नेगेटिव इसकी मदर होगी, ठीक है, मदर जो है मदर आरएच नेगेटिव है, रिप्रोडक्शन हो गई। इसके बाद जो बच्चा होगा, बच्चा जो होगा ना उसमें क्या होगा, शाबाश, उसमें क्या हो जाएगा, बच्चे में आरएच पॉजिटिव भी होगा, आरएच नेगेटिव भी होगा। बच्चे में जो ब्लड होगा वो आरएच पॉजिटिव भी होगा, आरएच नेगेटिव भी होगा। क्यों? क्योंकि मदर और चाइल्ड के बीच में जो प्लेसेंटा होता है ना, जो कनेक्शन होता है, जो न्यूट्रिएंट्स ब्लड सप्लाई वगैरह करता है, ठीक है, तो उसकी वजह से जो प्रेगनेंसी के दौरान जो ये इन्फेंट होगा, जो ये चाइल्ड होगा ना, मां की गोद में जो, सॉरी, मां की पेट में जो होगा, तो उसको क्या मिलेंगे, उसको आरएच नेगेटिव एंटीजन मिलेंगे। ऊपर से उसका जो फादर है उसके पास तो आरएच पॉजिटिव एंटीजन थे, तो अब आरएच पॉजिटिव को नहीं दे सकता, आरएच पॉजिटिव तो आरएच नेगेटिव के साथ नहीं मिल सकता है। अभी जो मैंने आपको यहां पे बोला, आरएच पॉजिटिव तो सिर्फ आरएच पॉजिटिव के ही साथ मिल सकता है, आरएच नेगेटिव के साथ मिल सकता है, लेकिन यहां पे तो अपोजिट हो गया, यहां पे क्या हो गया, अपोजिट हो गया। अब इसीलिए क्या होता है, तो जो ये चाइल्ड होते हैं इसकी डेथ होती है। क्यों? क्योंकि इसका जो ब्लड सेल्स है ना वो आपस में रिएक्ट हो जाती है। आरएच पॉजिटिव किसके साथ रिएक्ट होती है? आरएच नेगेटिव के साथ, तो वहां पे डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी होती है, इसलिए चाइल्ड की डेथ होती है। कहां पे? मां की पेट में ही चाइल्ड की डेथ हो सकती है। हाँ, अगर अब उसने जन्म लिया भी, उस बच्चे ने, तो कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद उसकी डेथ होती है। दूसरी बात आप यहां पे याद रखोगे, तो अगर ये देखा गया है, अब देख लीजिए एक्सेप्शन क्या है, ये देखा गया है कि आरएच पॉजिटिव वाला अगर आरएच नेगेटिव को ब्लड देगा ना, आरएच पॉजिटिव वाला अगर आरएच नेगेटिव को ब्लड देगा ना फर्स्ट टाइम, यानी कि पहली बार अगर दिया जाएगा, आरएच पॉजिटिव कोई है, इसने आरएच नेगेटिव को, ठीक है, ये वाला आरएच नेगेटिव पर्सन है, इसने ब्लड रिसीव किया आरएच पॉजिटिव वाला पहली बार, तो ये देखा गया है कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसी तरीके से एरिथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटिलिस है ना, यहाँ पे जो पहला इनका चाइल्ड होगा ना, ये जो मां बाप है ना, इनका जो पहला चाइल्ड होगा ना, वो जिंदा रह सकता है, ठीक है, वो जिंदा रह सकता है। लेकिन ये देखा गया है कि जब सेकंड टाइम हम आरएच पॉजिटिव जो है ना, आरएच पॉजिटिव जब हम आरएच नेगेटिव वाले को देते हैं ना, यानी कि ये वाला पर्सन है, इसने पहली बार लिया था, कोई इफेक्ट इसको इसमें दिखाई को नहीं दिया, ठीक है, यानी कि एज यूजुअल जिस तरीके से काम करता था, जिस तरीके से इसकी लाइफ ट्रस्ट चलती थी, उसी तरीके से चलती है, ठीक है। तो अब अगर ये आरएच नेगेटिव वाला दूसरी बार, सेकंड टाइम, ये आरएच पॉजिटिव वाला ब्लड क्या करता है, शाबाश, अपने बॉडी में डालता है, तो इसका मतलब है दूसरी बार क्या होता है, रिएक्शन होती है, इसकी दूसरी बार डेथ होती है। इसी तरीके से यहां पे मुझे समझाना क्या है आपको, एरिथ्रोब्लास्ट फ्यूटिलिस जो है ना, इसमें पहला जो चाइल्ड है ना, उसकी डेथ नहीं हो सकती है, ठीक है, कभी कभार कुछ केस में हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम टाइम्स फर्स्ट जो इनका बेबी होता है ना, फर्स्ट जो इनका कपल, ये जो कपल होता है आरएच पॉजिटिव आरएच नेगेटिव का जो कपल होता है ना, इनका जो फर्स्ट वाला बेबी होता है ना, पहला जो इनका बेबी होता है, वो जिंदा रह सकता है। तो लेकिन सेकंड टाइम जो है, सेकंड टाइम क्या उसकी होती है, डेथ होती है, ठीक है। तो अब इसका कोई इलाज है? हाँ, इसका इलाज है, तो उसको भी आरएच पॉजिटिव का है ना, आरएच पॉजिटिव के इंजेक्शन दिए जा सकते हैं और एरिथ्रोब्लास्ट फ्यूटिलिस जो है वो हम प्रिवेंट कर सकते हैं।
ठीक है यहां तक। तो याद रखना, मतलब गैरस कहने का क्या है, यहाँ पे सेकंड जो है ना, सेकंड चाइल्ड उसकी डेथ होती है, फर्स्ट वाली चाइल्ड की डेथ नहीं होती है। तो इसी चीज को हम बोलते हैं एराइथ्रोब्लास्टिस फ्यूटिलिस। अब देखिए लिम्फ, सर्कुलेटरी सिस्टम में ये भी आता है लिम्फ। लिम्फ क्या होता है, लिम्फ भी एक फ्लूइड होता है, इट इज लाइट येलो फ्लूइड। कहां पे होता है, इंटरसेल्यूलर स्पेस में होता है, बिटवीन डिफरेंट टिश्यूज। ये देखिए, ये एक टिश्यू है, ये दूसरा टिश्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी सेल्स होती है ना, कल मैंने आपको बोला था, जब बहुत सारी सेल्स मिलती है वो क्या बनाते हैं, टिश्यूज। ये एक वाला टिश्यू है और ये दूसरा टिश्यू है, ठीक है। तो ये जो है ना, इसमें जो सेल्स है, इन सेल्स के बीच में जो स्पेस होती है ना, ये वाली स्पेस, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस होती है, इसमें होता है फ्लूइड। क्या होता है, फ्लूइड। उसी फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, लिम्फ फ्लूइड। यानी कि फ्लूइड कहां पे होता है, इट्स प्रेजेंट बिटवीन द इंटरसेल्युलर स्पेसेस, यानी कि दो सेल्स के बीच में जो स्पेस होती है ना, ठीक है, दो सेल्स के बीच में जो थोड़ी सी स्पेस होती है ना, उसमें क्या होता है, फ्लूइड। उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, लिम्फ। तो इसके बाद क्या है, इसमें भी क्या होता है, इसमें भी लिम्फ जो है ना, लिम्फ में भी O2 होता है, न्यूट्रेंट्स होते हैं, गैसेस होते हैं वगैरह, इसमें भी होता है। किसमें, जिस तरीके से ब्लड में होता है ना, न्यूट्रेंट्स होते हैं, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसी तरीके से इसमें भी कुछ गैसेस होते हैं और न्यूट्रेंट्स होते हैं। किसमें, लिम्फ में। तो इसकी जो कार्पसल है, यानी कि इसकी जो सेल्स है ना, लिम्फ सेल्स को हम क्या बोलते हैं, शाबाश, लिम्फोसाइट्स। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, शाबाश, लिम्फ सेल्स को हम क्या बोलते हैं, लिम्फोसाइट्स। आरबीसी की सेल्स को हम क्या बोलते हैं, एराइथ्रोसाइट्स। ठीक है, ब्लड की सेल्स को हम बोलते हैं एराइथ्रोसाइट्स या ल्यूकोसाइट्स या थ्रोम्बोप्लास्ट्स। यहां पे हम कहते हैं कि आपका जो लिम्फ है ना, लिम्फ की सेल्स को हम क्या बोलते हैं, शाबाश, लिम्फोसाइट्स। ये बात याद रखना, ठीक है। उसके बाद फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन। हाँ, ये जो है ना, जैसे कि आपने कल देखा, ब्लड जो है वो दो डायरेक्शन में फ्लो करता है, हार्ट से लेकर टिश्यू तक, टिश्यू से लेकर फिर वापस आता है हार्ट तक, यानी कि दो डायरेक्शन में वो फ्लो होता है। ये जो है ना, लिम्फ, लिम्फ एक ही डायरेक्शन में जाता है, ठीक है। ये टिश्यूज से जाता है कहां, हार्ट तक, ठीक है। यहाँ पे सबके लिए नींद एक होती है, कहां पे, हमारे नेक में। तो उसी से मतलब क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट इसका असल में होता है। तो आपसे नहीं पूछा जाएगा, आप ये याद रखना कि एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, टिश्यू टू हार्ट, बस, ठीक है। तो और एक बात, लिम्फ में क्या होता है, लिम्फ में होती है WBCs, व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको कल बोला था, सॉलिड बॉडी किसको बोलते हैं, आप में से बहुत सारे फ्रेंड्स ने आंसर दिया था, सॉलिड बॉडीज हम किसको बोलते हैं, शाबाश, WBCs को ही बोलते हैं। तो लिम्फ में भी होते हैं WBCs। लिम्फ का काम क्या होता है, लिम्फ भी बैक्टीरिया वगैरह जितने भी यहाँ पे फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं ना, उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। जितना भी इंफेक्शन वगैरह होगा ना, लिम्फ हेल्प अस इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी, इट सर्व्स एज ए डिफेंस मैकेनिज्म। तो इसके बाद क्या है, शाबाश, ये हील करता है वाउंड्स भी, ठीक है, हील वाउंड्स। तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताइए प्लीज। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी ना, व्हाट्सएप का चैट हम ऑन करेंगे, वहां पे हम आपको डिस्कस करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में या कहीं और पे, ब्लड ग्रुप में, कहीं पे भी आपका कंफ्यूजन होगा ना, हमें बताना, हम आपकी हेल्प करेंगे, डेफिनेटली हम हेल्प आपकी करेंगे, ठीक है। अब घबराओ नहीं। अगर दूसरी क्लास है ना, पहले मुझे इस चीज का आप आंसर दीजिए, जो हमारी दूसरी क्लास होगी, क्या उसमें मैं आपको ये रिवाइज करवाऊंगा, या मतलब रिवाइज करवाने की जरूरत है क्या, आपको समझ में आया, बस ये चीज बताओ। आप फिर कमेंट में लिखना, यस सर समझ में आया, तो फिर मुझे भी समझ में आएगा कि हाँ आपको समझ में आया, ठीक है। तो शाबाश, पहले स्क्रीनशॉट उठाओ जल्दी स्क्रीनशॉट। जब आप स्क्रीनशॉट उठाते हो ना, उस वक्त पिक्चर क्वालिटी आप 720 करो या 360 करो या 480, जितना हो सकता है। उसके बाद आप 144 पे भी वीडियो चला सकते हो, 240 पे भी चला सकते हो, ठीक है। तो क्यों, स्क्रीनशॉट जो है ना, ये साफ आना चाहिए। स्क्रीनशॉट जो है, और अपना जो मोबाइल फोन है ना, उसको ऐसे लैंडस्केप मोड में रखो, एक होता है ऐसे, दूसरा ऐसे रखो, ठीक है। ऐसे रख के फिर आप स्क्रीनशॉट उठाओ और पिक्चर क्वालिटी जो है ना वो चेंज किया करो। तो चलिए अब हम देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, अब नया सिस्टम जो हमारा है, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, जिस तरीके से हमने देखा था, डाइजेस्टिव सिस्टम का काम होता है डाइजेशन का काम, और रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम होता है रेस्पिरेशन का काम। लेकिन रेस्पिरेशन का काम क्या होता है, शाबाश, रेस्पिरेशन, व्हाट्स मीन्ड बाय दिस रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, मैंने आपको बोला था ना, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, ठीक है। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, शाबाश, ब्रेक डाउन जो होता है, ठीक है। किसका ब्रेक डाउन होता है, फूड वगैरह का ब्रेक डाउन होता है, किस लिए, एनर्जी को रिलीज करने के लिए, ठीक है। तो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, ये दो रिएक्शंस हमारी बॉडी में कंटिन्यूअसली होती रहती है, ठीक है। ये किस लिए होती है, फूड को ब्रेक डाउन करने में, ये जो रिएक्शन है ये फूड को ब्रेक डाउन करती है, फिर एनर्जी जो वहां से निकलती है उसको इस्तेमाल करती है, ठीक है। इसी चीज को हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। तो देख लीजिए आप, रेस्पिरेशन क्या है, ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ये कि ऐसा प्रोसेस है,
रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है, कैटाबॉलिक को आप छोड़ दीजिए, रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रेस्पिरेटेड ऑक्सीजन जो है, जिसमें हम ऑक्सीजन क्या लेते हैं, अंदर लेते हैं, अपने बॉडी के अंदर लेते हैं, और वो जो ऑक्सीजन है वो फिर क्या करता है, ऑक्सीजन ऑफ फूड करता है और वहां से एनर्जी रिलीज होती है। तो रेस्पिरेशन असल में एक ऐसा प्रोसेस है, वो जो हम लेते हैं ना, एयर को इन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देते हैं, ठीक है, ये रेस्पिरेशन नहीं है जैसे हम ऐसे करते हैं, ये रेस्पिरेशन नहीं कहलाता है, इसको हम बोलते हैं इनहेल और एक्सहेल, ब्रीदिंग इसको हम बोलते हैं। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन को अंदर ले जाना, अपनी बॉडी में ऑक्सीजन को अंदर ले जाना, और फिर उस ऑक्सीजन का किसमें इस्तेमाल होना, शाबाश, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड में उसका इस्तेमाल होना, और फिर वहां से जो एनर्जी निकलती है उसका यूटिलाइज करना, उसी चीज को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है, तो आप देख लीजिए यहाँ पे, इसलिए मैंने स्टेप बाय स्टेप लिखा। रेस्पिरेशन में क्या होता है, पहले ऑक्सीजन क्या होता है, रेस्पायर हम करते हैं, फिर क्या होता है, ऑक्सीजन में फूड होता है, फिर क्या होता है, शाबाश, वहां से एनर्जी रिलीज होती है। तो अब देख लीजिए, असल में यहाँ पे आपको पढ़ना है रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब देख लीजिए रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, शाबाश। रेस्पिरेटरी सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स जो इस रेस्पिरेटरी सिस्टम के हैं, डायग्राम देख लीजिए, ये आपको हेल्प करेगी, कंटिन्यूअसली डायग्राम पे नजर रखना, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स की क्या है, लंग्स है, ठीक है। तो हाँ, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स का क्या है, लंग। तो लंग क्या करता है, ये करता है एक्सचेंज। एक्सचेंज किस चीज का, शाबाश, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है ना, ब्लड का जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो कहां पे होता है, लंग्स में होता है। सुबह मॉर्निंग में ये क्वेश्चन आया था, सर ये बताओ कि प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड जो है, ब्लड प्योर कहां पे होता है, ब्लड प्योर होता है आपके लंग्स में। अगर आपसे किडनी भी पूछा जाएगा तो किडनी का ऑप्शन नहीं देना। अगर आपसे अब ये पूछा जाए ना कि फिल्टर कहां पे किया जाता है, फिल्टर यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट्स, टॉक्सिक प्रोडक्ट्स को बाहर का मतलब कहां पे निकाला जाता है ब्लड से, तो वो जाता है कहां पे, किडनी में। एक होता है फिल्टर और दूसरा होता है प्यूरिफिकेशन, प्योर करना। प्योर कहां पे होता है वो, शाबाश, प्योरिफिकेशन, यानी कि आपसे पहले तो ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपसे डायरेक्टली पूछे जाएंगे कि एक्सचेंज ऑफ गैस कहां पे होता है, ठीक है। या आपसे पूछा जाएगा कि फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड कहां पे होता है, फिल्ट्रेशन होता है किडनी में, ये बात याद रखना। फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड होता है किडनी में, तो एक्सचेंज या प्यूरिफिकेशन जो है तो वो कहां पे होता है, लंग्स में होता है। यहाँ पे सिर्फ टॉक्सिक वेस्ट वगैरह जो है ना वो बाहर निकलते हैं किडनी में, बाकी तो एक्सचेंज ऑफ गैस तो कहां पे होता है, लंग्स में होता था, ठीक है। तो आप देख लीजिए रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज लंग्स। लंग्स में होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैस कहां पे होता है, लंग्स में। कहां पे होता है, एल्वुलाई में होता है, वो भी हम आपको आगे बताएंगे। तो सबसे पहले हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है कहां से शुरू होता है, शाबाश, नेजल कैविटी से, जिसको आप बोलते हैं नोस्ट्रिल। ये जो हमारा नेजल पैसेज पढ़ो, नेजल कैविटी पढ़ो, इसको बोलते हैं क्या, नोस्ट्रिल्स भी बोलते हैं, नेजल कैविटी बोलते हैं और नेजल पैसेज भी बोलते हैं, ठीक है। नेजल कैविटी के बाद कहां पे एयर पूछता है, शाबाश, फेरिंक्स में पूछता है। फेरिंक्स के बाद एयर कहां पे पूछता है, शाबाश, लैरिंक्स में पूछता है। अब देखिए ना, फेरिंक्स किस चीज को बोलते हैं, लैरिंक्स कहां पे होता है, देखिए आप डायग्राम में देख लीजिए। उसके बाद ट्रैकिया में पूछता है, उसके बाद ब्रोंकाई में पूछते हैं, देखिए शाबाश, ब्रोंकाई कहां पे है। उसके बाद ब्रोंक्यूलस में पूछते हैं, उसके बाद एल्वुलाई में पूछता है। तो पहले आप इस चीज का भी स्क्रीनशॉट उठाइए, शाबाश, जल्दी उठाओ, इस डायग्राम का भी स्क्रीनशॉट उठाओ, शाबाश। देखिए पहला है नेजल कैविटी, नेजल कैविटी के बाद क्या है, फेरिंक्स, फेरिंक्स के बाद क्या है, लैरिंक्स, लैरिंक्स के बाद क्या है, ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूलस, ब्रोंक्यूलस के बाद एल्वुलाई है। तो इसका मतलब है कहां से रेस्पिरेटरी सिस्टम कहां से स्टार्ट होता है, नेजल कैविटी स्टार्ट होता है, एंड कहां पे होता है, एल्वुलाई में एंड होता है, ठीक है। तो आप एक चीज आप याद रखोगे, तो ब्रोंक्यूलस प्लस एल्वुलाई जो है ना, ब्रोंक्यूलस प्लस एल्वुलाई, इस वाले रीजन को हम लंग्स में भी इंक्लूड करते हैं, ठीक है। यानी कि कुछ बुक्स आपको ऐसे लिखेंगे, ध्यान रखना अच्छे से ध्यान रखो। तो मैं बोल रहा हूं कुछ बुक्स ऐसे लिखते हैं, पहला एयर नेजल कैविटी में जाता है, उसके बाद फेरिंक्स, फेरिंक्स के बाद लैरिंक्स, लैरिंक्स के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद लंग्स में जाता है, ठीक है। अब वहां पे कंफ्यूज नहीं होना, क्यों लंग्स में फिर क्यों जाता है, देखिए क्योंकि लंग्स में ही जो है ना, ये जो ब्रोंकाई और एल्वुलाई है ना, ये ऐसे लंग्स में ही होते हैं, ठीक है। ब्रोंकाई और एल्वुलाई जो है ना, ये लंग्स में ही होते हैं, इसलिए वो डायरेक्ट लिखते हैं कि लंग्स में जाता है। मैंने आपको इलाबोरेट करके दिया कि पहले ट्रैकिया में जाता है, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूलस, ब्रोंक्यूलस के बाद एल्वुलाई, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना वहां पे आप, वो चीज भी ठीक है। तो अब देख लीजिए, अब हम देखेंगे नेजल कैविटी का काम क्या होता है, ठीक है। नेजल कैविटी का काम क्या होता है, ये सीक्रेट करता है 1/2 लीटर्स ऑफ म्यूकस, यानी कि ये फ्लूइड करता है सीक्रेट। हमारी नेजल कैविटी जो है ना, ये एक दिन में कितना, शाबाश, ये पर डे है, याद रखना, ठीक है, पर डे यानी कि एक दिन में हमारा जो नेजल कैविटी है ये कितना फ्लूइड सीक्रेट करती है, ये कितना म्यूकस सीक्रेट करती है, 1/2 लीटर, 1/2 लीटर, ठीक है, यानी कि 500 ग्राम है ना, 500 ग्राम ये सीक्रेट करता है म्यूकस। तो उसके बाद फेरिंक्स का काम क्या होता है, नेजल कैविटी के बाद है ना फेरिंक्स,
फेरिंक्स इट इज कॉमन पैसेज फॉर रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, ये बात आप नोट करोगे। फेरिंक्स फिर से आप देख लीजिए डायग्राम में, फेरिंक्स क्या होता है, शाबाश। फेरिंक्स जब हम गुजा खाते हैं या जब आप हवा जो है ना, सांस जब आप लेते हो, तो हवा भी किस चीज से गुजरती है, वो भी फेरिंक्स से ही गुजरती है। और आपका जो गुजा है होता है ना, फूड जो होता है, वो भी इसी चीज से गुजरता है। तो आपसे क्वेश्चन अलग से पूछा जाएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं ज्यादा तेज बात नहीं कर सकता हूं, मतलब ज्यादा जोर से आप नहीं बोल सकता हूं आप, लेकिन इस चीज को समझिए कि ये बात जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेरी एनर्जी जो है ना वो खत्म हो चुकी है। तो फेरिंक्स जो है ना, फेरिंक्स इट इज ए कॉमन पैसेज फॉर रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना, याद रखा ना आपने। तो इससे फूड भी पास होता है, एयर भी इससे पास होता है। तो इसके बाद अब एक बात यहाँ पे, इस पॉइंट से पहले आप ये पॉइंट समझ लीजिए, फेरिंक्स और लैरिंक्स जो है ना, फेरिंक्स के बाद क्या आता है, शाबाश, फेरिंक्स के बाद लैरिंक्स आता है। फेरिंक्स जब लैरिंक्स में ओपन होता है ना, फेरिंक्स जब लैरिंक्स में ओपन होता है, वो डायग्राम आप खुद देख लेना, ठीक है। फेरिंक्स लैरिंक्स में कहां पे ओपन होता है, तो उस ओपनिंग, वो जो ओपनिंग है ना, जहां पे वो एक दूसरे के साथ ओपन होते हैं ना, उसको बोलते हैं ग्लॉटिस। क्या बोलते हैं, शाबाश, ग्लॉटिस। तो इसका मतलब क्या है, देखिए, फूड और हवा जो है वो तो किससे पास होते हैं, शाबाश, वो किससे पास होते हैं, फेरिंक्स से होते हैं। अगर फेरिंक्स लैरिंक्स के साथ अटैच होता है, कहां पे, फेरिंक्स अगर लैरिंक्स के साथ अटैच होता है, इसका मतलब यह है ना कि आपका गुजा और आपका जो हवा है वो तो लंग्स में जाना चाहिए, है ना, वो तो लंग्स में जाना चाहिए। लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये है, आप ये याद रखना कि इस ओपनिंग को हम बोलते हैं ग्लॉटिस। अब ये जो गुजा है ये स्टोमक में कैसे अलग जाता है, और आपका जो हवा है वो ब्रोंकाई, वो ट्राइकिया में कैसे जाता है। देखिए यहां पे ये जो ओपनिंग होते हैं ना, ग्लॉटिस की जगह पे वहां पे एक चीज है, ठीक है, वहां पे एक लिड है, ढक्कन जैसे होता है, ठीक है ना, ढक्कन जैसे एक चीज है, वहां पे एक कार्टिलेजिनस चीज है वहां पे, ठीक है, जो कार्टिलेज का बना हुआ है, उसको हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस। वो एपिग्लॉटिस क्या करता है, वो क्या करता है, शाबाश, वो खाने वाली जो हम खाना खाते हैं ना, वो उसको बाईपास करता है, ठीक है, यानी कि उसकी डायरेक्शन चेंज करता है। वो डिटेक्ट करता है कि ये खाना है, हाँ ये सॉलिड चीजें हैं, तो इसको कहां ले जाओ, शाबाश, इसको आप डालो कहां पे, शाबाश, ईसोफेगस, ठीक है, इसको ईसोफेगस में आप डालो, यानी कि गुजा कहां पूछना चाहिए, स्टोमक में। जैसे हवा आता है तो ये जो ढक्कन है ना, ये खुलता है और आपका जो हवा है वो नीचे जाता है, कहां, अंदर जाता है, किसमें, ट्रैकिया में जाता है, यानी कि लंग्स में जाता है। तो ये चीज आप याद रखना, आपका गुजा जो है ना, वो ट्रैकिया में क्यों नहीं जाता है, ठीक है, वो लंग्स में क्यों नहीं जाता है, क्योंकि वहां पे होती है कार्टिलेजिनस चीज, कार्टिलेजिनस, है ना, कार्टिलेजिनस का एक ढक्कन जैसा होता है वहां पे, जो इस फूड को प्रिवेंट करती है। कभी कभार होता है ना, मतलब जब कोई खाना खाता है ऊपर से पानी पीता है, तो फिर वो मतलब उसको लगता है कि मतलब दम घुट रहा है, ठीक है, वो किस वजह से होता है, वो माल फंक्शनिंग ऑफ एपिग्लॉटिस की वजह से होता है। माल फंक्शनिंग मींस यानी कि उस वक्त एपिग्लॉटिस जो है ना, कभी कभार एपिग्लॉटिस मतलब काम नहीं करता है, तो आपको फिर क्या होता है, कश्मीर में हम गंड बोलते हैं, आप क्या बोलते हो, करते हैं आह करते हैं ना, तो उस चीज को क्या बोलते हैं, वो चीज आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब देख लीजिए, इसके बाद है वोकल कार्ड, यानी कि साउंड बॉक्स जो है, आपका साउंड बॉक्स किस में होता है, वो ट्रकिया में होता है, लैरिक्स में होता है, फेरिक्स में होता है। आप ये चीज याद रखना, वो लैरिक्स में होता है। लैरिक्स जो हमारा होता है, लैरिक्स में होता है आपका, शाबाश, क्या, साउंड बॉक्स, या जिसको बोलते हैं वोकल कार्ड, जिसे हम साउंड निकाल सकते हैं, ठीक है। कहां पे होता है वो, शाबाश, लैरिक्स में। यहां तक चीजें क्लियर है ना, यहां तक चीजें। तो उसके बाद देखिए, उसके बाद है ट्रैकिया का, अगर हम देखेंगे, लैरिक्स भी हो गया, आप ट्रैकिया क्या है, एक ट्यूब है। अभी आपने देखा वहां पे डायग्राम में, ट्रैकिया एक ट्यूब है, लेकिन ये जो ट्यूब है ना, ये किसका बना होता है, ये सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स का बना होता है, ठीक है। ये ऐसे आपने देखा होगा, ट्रैकिया है, इसमें ऐसे रिंग्स है, ठीक है, सी शेप्ड रिंग्स इसमें होते हैं। ये किसके बने हुए होते हैं, शाबाश, ये बने हुए होते हैं कार्टिलेज के, ठीक है। कार्टिलेज क्या होता है, कार्टिलेज बून की तरह होता है, ठीक है, कार्टिलेज जो है ना, वो भी बून की तरह होता है, लेकिन ये फ्लेक्सिबल होता है। क्या होता है, शाबाश, फ्लेक्सिबल होता है, हार्ड नहीं होता है। ये जो है ना हमारे कान, इसमें कार्टिलेज है, यहाँ पे जो नोज है ना, ये इसमें क्या है, शाबाश, इसमें कार्टिलेज है। तो इसके बाद शाबाश, अब ब्रोंके देख लीजिए, ट्रकिया के बाद ब्रोंके। तो ब्रोंके क्या है, जैसे ही आप फिर से डायग्राम देख लीजिए, जैसे ही ट्रकिया कहां पे घुसता है, शाबाश, थोरेसिक कैविटी किसको बोलते हैं, शाबाश, यहाँ पे जैसे ही नीचे आते हैं ना, एब्डोमिनल कैविटी, सॉरी, थोरेसिक कैविटी इसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे ही यानी कि चेस्ट कैविटी में, जैसे ही आपका ब्रोंकाई कहां पे जाता है, शाबाश, नीचे आता है ना, ठीक है, ये ट्यूब जैसे आप देख सकते हो नीचे आता है, वहां पे क्या होता है, आपका जो ब्रोंकाई है ना, ठीक है, सॉरी, आपका जो ट्रकिया है ना, ट्रकिया देख लीजिए, आपका जो ट्रकिया है ना, आप देख सकते हो, वो एक उसका पोर्शन उधर हो गया और एक पोर्शन यहां आ गया, देखा ना आपने, देख लीजिए, शाबाश।
तो ये जो ट्रकिया है ना, इसके दो ब्रांच निकलते हैं, इन दो ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूलस बोलते हैं। सॉरी, इनको ब्रोंकाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिर से समझा देता हूं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम मेरे गलत से बनाया है। देखिए, ट्रकिया जो है ना, ट्रकिया जैसे ही नीचे आता है, ठीक है, लंग्स के पास में, तो वहां पे उसके दो ब्रांच निकलते हैं। कितने ब्रांच निकलते हैं आप देख सकते हो डायग्राम में, दो ब्रांच निकल सकते हैं। ये जो दो ब्रांचेस है ना, एक लेफ्ट वाली लंग में जाता है और एक राइट वाली लंग में जाता है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, शाबाश, उनको हम ब्रोंकाई बोलते हैं। फिर आप देख सकते हो ब्रोंकाई को फिर से शाख निकलते हैं, ठीक है, ट्री जैसा एक स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। फर्दर डिविजन होते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूलस, ठीक है। आप देख सकते हो ब्रोंक्यूलो जो है, ब्रोंक्यूलस को फिर जो इसका एंड पॉइंट होता है ना ब्रोंक्यूलस का, वहां पे आप देख सकते हो एल्वुलाई है, ठीक है। ये एल्वुलाई क्या होते हैं, ये होते हैं आयर सैक्स, ठीक है ना। ये बैलून शेपर्ड स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे छोटे छोटे बाल जैसे दिखती है, ठीक है, गुब्बारे जैसे दिखते हैं। तो यहां पे क्या होता है, एल्वुलाई जो है ना इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे यह है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो है ना, एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है यहाँ एल्वुलाई में, ठीक है। यानी कि ब्लड में अगर CO2 ज्यादा होता है, वो कहां पे जाता है, शाबाश, एल्वुलाई में जाता है। ब्लड में अगर CO2 ज्यादा होता है, वो एल्वुलाई में जाता है। अगर यहाँ पे एल्वुलाई में O2 ज्यादा है, वो ब्लड में जाता है, ठीक है। यहाँ पे प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड जो मैंने आपको बोला था ना, लंग्स में होता है, वो यही पे होता है, कहां पे, एल्वुलाई में होता है। समझ में आया यहां तक? तो अब देख लीजिए, उसके बाद लंग्स की अगर हम बात करेंगे, लंग्स आप देख लीजिए, शाबाश, लंग्स, तो शाबाश, टर्मिनेटिंग पॉइंट क्या होता है इनका, एल्वुलाई, यानी कि एंड पॉइंट क्या है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, एल्वुलाई। तो आप देख लीजिए लंग्स क्या है, दे आर पिंक रेड इन कलर, पिंक रेड इन कलर। हमारा जो मेडिकल स्टैंड का मैंने आपको बोला था ना, हमारा वाइवा होता है, ठीक है, तो वो 250 मार्क्स का होता है। तो उसमें भी मुझे लंग्स के बारे में पूछा गया था, लंग्स सामने रखा गया था, बोलो इसकी क्या फंक्शंस होती है, इसके स्ट्रक्चर बताओ, इसका क्या, कौन सा क्या पार्ट करता है, ठीक है। तो देख लीजिए लंग्स जो है ना, लंग्स पिंक रेड इन कलर होते हैं, और इसके इर्द गिर्द एक कवरिंग होती है लंग्स की। ये जो है ना, ये मान लीजिए आप लंग्स हैं, एक सेकंड, ये मान लीजिए आप आपके लंग्स हैं, ठीक है, ये आपके लंग्स हैं इस तरीके से। तो लंग्स के इर्द गिर्द एक कवरिंग होती है इस तरीके से, यहाँ पे भी। इस कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, शाबाश, प्लूरल मेम्ब्रेन, क्या बोलते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन होता है। तो ये जो है ना, इसका स्ट्रक्चर, लंग्स का स्ट्रक्चर, और ये जो प्लूरल मेम्ब्रेन ना, इसके बीच में एक फ्लूइड होता है, उसको बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। क्या बोलते हैं, शाबाश, प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। तो यहां पे क्या होता है, लंग्स में O2 इन होता है, CO2 आउट होता है, ये चीज तो हमने देखा। अब देख लीजिए रेस्पिरेशन के टाइप्स, रेस्पिरेशन 4 किस्म का होता है। आपको टाइप्स नहीं पूछे जाएंगे, डरना नहीं है आपको टाइप्स नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन SSB वाले जो है ना, वो ध्यान रखेंगे इस चीज का, ठीक है। तो रेस्पिरेशन टाइप्स, लेकिन आपको भी ध्यान रखना है, आपको किस चीज का ध्यान रखना है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, JKP वाले। तो रेस्पिरेशन टाइप्स, इसका होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन, सेल्युलर रेस्पिरेशन, और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज एंड गैस ट्रांसपोर्ट जो है, ये इसका और एक टाइप है, किसका, रेस्पिरेशन का। अब देख लीजिए, आपको क्या याद रखना है, बॉर्डर बटालियन वाले, आपको क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो है ना, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में आपको पढ़ना है ब्रीदिंग एंड गैस एक्सचेंज, ठीक है। और आपको पढ़ना है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये चीजें आपको नोट करनी है, ठीक है। गैस एक्सचेंज, ब्रीदिंग, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये चीजें आपको नोट करें। तो हम यहाँ पे ब्रीदिंग से इस वक्त स्टार्ट करेंगे। फिर तो हम पहले डिस्कस करेंगे ब्रीदिंग, ठीक है। ब्रीदिंग आप याद रखोगे, ब्रीदिंग हम किसको बोलते हैं, जो हम एयर को इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्रीदिंग, ठीक है। तो इनहेल और एक्सहेल, दे आर कलेक्टिवली, ये जो दो प्रोसेस हैं, दे आर कलेक्टिवली नोन एज ब्रीदिंग। तो एक एडल्ट जो होता है, वो 1 मिनट के समय में, 1 मिनट के टाइम पीरियड में वो कितनी बार ब्रीदिंग करता है, 18 to 20 टाइम्स, याद रखना, 18 to 20 टाइम्स आप याद रखना, ठीक है। तो कुछ बुक्स में आप देखोगे 12 to 20 टाइम्स, वो भी ठीक है, यानी कि 20 टाइम्स तक मैक्सिमम ब्रीदिंग हो सकती है, ठीक है। तो एक बार एक मिनट का जो टाइम पीरियड होता है, उसमें 20 बार हम एयर को इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, याद रखना, ठीक है। तो इंस्पायरेशन, मैंने अभी आपको बोला, ब्रीदिंग जो है, ब्रीदिंग इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। एक होता है इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन का मतलब होता है जो हम एयर को अंदर लेते हैं। दूसरा होता है एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन का मतलब है जो हम गैसेस को बाहर डालते हैं, ठीक है। तो अब देख लीजिए इंस्पायरेशन क्या होता है, जिसको आप बोलते हैं इनहेलेशन, है ना, इनहेलेशन। इसको आप क्या बोलते हैं, एक्सहेलेशन। एक्सपायरेशन इज नोन एज एक्सहेलेशन और दिस नोन एज इनहेलेशन। तो क्या होता है यहाँ पे इंस्पायरेशन में, क्या होता है, थोरेसिक कैविटी डायमेंशन इंक्रीज। 3 पॉइंट्स यहाँ पे याद रखना है, इसमें और 3 इसमें, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सारी प्रेस आपको समझ में आ जाएगी। देखिए थोरेसिक कैविटी में क्या होता है, डायमेंशन जो होता है थोरेसिक कैविटी का, थोरेसिक कैविटी मींस चेस्ट कैविटी, जिसमें आपका रिब किया जाता है, लंग्स वगैरह आती हैं, ये वाला, ठीक है।
तो इसमें क्या होता है, थोड़ा सी कैविटी का डायमेंशन इंक्रीज होता है जब आप इनहेल करते हो ना एयर। ऐसे आप देख सकते हो आपका जो चेस्ट है ना वो बाहर आता है, ठीक है, बाहर नहीं आता है, मतलब इसका जो साइज है ना वो इंक्रीज होता है, ये अपवर्ड होता है ऐसे। आप देख सकते हो खुद भी, आप सांस लो, आप देखो कि आपका जो चेस्ट का जो साइज ना वो इंक्रीज होता है, ठीक है। वो जब इंक्रीज होता है, आप ध्यान रखना, आपके चेस्ट का साइज जब क्या होगा, ये इतना आपका चेस्ट था, इसका साइज इंक्रीज हो गया इतना, तो इसमें गैसेस थे ना, है ना, इसमें गैसेस थे, और इसमें भी इस वक्त क्या है, गैसेस हैं, ठीक है। तो ये वाला जो है ना ये आपका लंग्स का, ठीक है, ये आपके लंग्स है। तो बाहर आपका इन्वायरमेंट है, क्या है, समझना, अच्छे से समझना, ध्यान से समझना, ठीक है। तो देखिए ध्यान से देख लो, तो ये आपका बाहर इन्वायरमेंट है, मान लीजिए आपके नोस्ट्रिल्स है यहाँ पे, ठीक है, ये आपके नोस्ट्रिल्स है, और ये आपका चेस्ट कैविटी है, ये आपका लंग्स है, इसमें गैसेस है। तो एनवायरनमेंट में एयर का जो प्रेशर होता है, ये तो सीधी सी बात है, एनवायरनमेंट में तो एयर का प्रेशर ज्यादा होता है ना। एनवायरनमेंट में क्या होता है, एयर का प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है, एयर का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। जिस वक्त, याद रखना, जिस वक्त आप इंस्पायर करते हो, एयर को अंदर ले जाते हो, आपका जो चेस्ट कैविटी है वो इंक्रीज होता है। जब इसका साइज इंक्रीज होगा, इसका साइज जब इंक्रीज होगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहां पे गैसेस का जो कंसंट्रेशन है ना, गैसेस का जो प्रेशर है, गैसेस का जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मान लीजिए यहां पे मैं दो चीजें रखता हूं, ठीक है, ये मान लीजिए आप यहाँ पे दो गिलास है, अच्छे से पहले समझ लो क्योंकि फिर आपको नीचे समझ में नहीं आएगा। ये मैंने यहाँ पे दो गिलास रखे, ठीक है, दो गिलासेस रखे, एक मान लीजिए ये वाला गिलास है, और एक मान लीजिए आप ये वाला गिलास है। जितना एयर मैं इसमें डालूंगा, जितना एयर मैं इसमें डालूंगा उतना, फिर इसको मैं ऊपर से बंद करूंगा, उतना ही मैं इसमें डालूंगा, ऊपर से बंद करूंगा। आप बताइए मुझे, आप मुझे बताइए, एयर तो इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, लेकिन इसका जो लेंथ है ना वो ज्यादा है, इसका जो वॉल्यूम है ना वो ज्यादा है, और इसका कम है। आप देख सकते हो इसका साइज कम है, इसका ज्यादा है, एयर दोनों में बराबर है। अब आप में से मुझे कौन बता सकता है कि इसमें सबसे ज्यादा प्रेशर इसमें होगा एयर का या इसमें होगा? कहां पे एयर का प्रेशर ज्यादा होगा, एयर का दबाव कहां पे ज्यादा होगा? तो वो तो जाहिर सी बात है, वो तो इसमें होगा। क्यों? क्योंकि इसका साइज कम है, लेकिन इसमें हमने एयर जो है वो ज्यादा डाला है। इसका क्या है, इसका साइज जो है वो ज्यादा है, लेकिन एयर कम है ना। तो अब देख लीजिए यहां पे, इसी तरीके से यहां पे भी ये प्रोसेस होती है। देखिए यहां पे लंग्स जो है ना, लंग्स का साइज इंक्रीज हो गया, ठीक है, लंग्स का जो आपके लंग्स का जो साइज है वो इंक्रीज हो गया। इसका मतलब है यहां पे जो एयर का प्रेशर है ना वो डिक्रीज होता है, यहां पे एयर का प्रेशर डिक्रीज होता है। यहां तक तो लंग्स का ये इतना साइज था, इसमें गैसेस थे, प्रेशर ज्यादा था, है ना। लंग्स का साइज इतना था, गैसेस का जो प्रेशर है ना वो ज्यादा था लंग्स पे। अब जब हमने इंस्पायर किया, ठीक है, हमारा जो चेस्ट कैविटी है वो बाहर आ गया, ठीक है, इसका साइज जो, इसका जो डायमेंशन है वो इंक्रीज हो गया। इसका मतलब यहां पे आप प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, एयर प्रेशर। जब एयर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, अब समझना, ध्यान से समझ लो, जब एयर प्रेशर डिक्रीज होगा, अब हमारे लंग्स इंस्पायर क्यों करेंगे, हम इंस्पायर क्यों करेंगे? देखिए बाहर का एनवायरनमेंट का प्रेशर, ठीक है, बाहर के एनवायरनमेंट का प्रेशर और लंग्स के एनवायरनमेंट का प्रेशर जो है ना वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है, वो इक्वल रहना चाहिए। हमारी बॉडी में जो प्रेशर है ना एनवायरनमेंट और हमारे लंग्स का जो प्रेशर है ना वो इक्वल रहना चाहिए, वो बराबर रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, ठीक है। अब यहां पे आप इस वक्त देख सकते हो, हम जिस वक्त इंस्पायर कर रहे हैं, आपके लंग्स का साइज तो इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर तो डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब है तब तक आप इंस्पायर करोगे, तब तक आपके नोस्ट्रिल से एयर इन हो जाएगा, कहां पे, लंग्स में, जब तक ये प्रेशर बराबर हो जाएगा। ये बात समझ में आई ना? फिर से मैं रिपीट करूंगा, मुझे पता थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट आपको ज्यादा लगेंगे, लेकिन एक बार समझ लोगे ना तो जिंदगी में फिर कभी भी नहीं भूल जाओगे। देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूं, आपके ये लंग्स है ना, आपके लंग्स हैं, ठीक है, इसमें गैस का प्रेशर है, बहुत ज्यादा गैस का प्रेशर है, लेकिन जैसे ही आपका चेस्ट का साइज इंक्रीज होता है, इंस्पायर के वक्त, इंस्पायर करने के इनहेल के वक्त, जैसे आपका चेस्ट का साइज इंक्रीज होता है, यहां पे गैस का प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, प्रेशर जो है ना गैस का प्रेशर वो डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन एनवायरनमेंट में ऊपर नीचे मत हो सकता है प्रेशर, एनवायरनमेंट में सेम है, लेकिन हमारे लंग्स में क्या होता है, ऊपर नीचे होता है। अब जिस वक्त नीचे आएगा ना उस वक्त जरूरी है कि हमारा जो लंग्स है ना वो क्या करेंगे, वो मतलब हमारी जो ये कहां पे, मिडुला में होता है, मिडुला ऑब्लोंगाटा। अब मैं आपको एक पॉइंट बताऊंगा, वो सिग्नल देता है किसको, लंग्स को, कि आपका जो प्रेशर है वो कम हो गया और हमारे जो नोस्ट्रिल्स है ना
वो कंटिन्यूअसली क्या करेंगे, तब तक एयर इसमें फिल करेंगे, तब तक कंटिन्यूअसली इसमें एयर फिल करेंगे जब तक इसका प्रेशर बराबर हो जाएगा। ठीक है, जब तक इन्वायरमेंट का प्रेशर और लंग्स का प्रेशर बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही ये प्रेशर यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एयर जो है वो इन होता है, हमारे लंग्स का प्रेशर बराबर होता है, तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम इंस्पायर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ऐसे आप करो, सांस लो, तो उसके अलावा जब आप सांस नहीं ले सकते हो, अब इसका मतलब है अगर यहां पे अगर अब आपके लंग्स में प्रेशर इंक्रीज हुआ, सॉरी अगर आपके लंग्स में प्रेशर तो डिक्रीज हो गया था इंस्पायर के वक्त, अब एक्सपायर के बाद वक्त अगर हम देखें, जिस वक्त आप एयर को बाहर डाल रहे हो, जिस वक्त आप एयर को बाहर डाल रहे हो ना, आप देख सकते हो आपका जो चेस्ट है ना साइज, वो डिक्रीज हो जाता है। चेस्ट का साइज डिक्रीज होने की वजह से, ये चेस्ट का साइज था, ये चेस्ट का साइज था, इसका चेस्ट का साइज जब डिक्रीज हो जाएगा, यहां पे एयर का प्रेशर इस वक्त बढ़ेगा। ठीक है, यहां पे इस वक्त एयर का प्रेशर क्या बढ़ेगा, जब एयर का प्रेशर यहां पे बढ़ेगा, इसका मतलब है आप एक्सहेल करोगे, आपकी जो गैसेस है ना वो चेस्ट से बाहर आएंगे, वो लंग से बाहर आ जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें क्या है, एयर हम अंदर क्यों लेते हैं और बाहर क्यों ये जाता है। ठीक है, ये इनहेल और एक्सहेल, ये जो ब्रीदिंग का प्रेशर ये क्यों चलता है, समझना अच्छे से समझना ये क्यों होता है। इट इज ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, आप ये चीज याद रखोगे, इट इज ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। ठीक है, डिफ्यूजन ऑफ गैस का मतलब क्या होता है, एयर जो होता है ना वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में उसकी मूवमेंट होती है। यानी कि अगर यहां पे एयर ज्यादा होगा ना, वो किस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, वो किस डायरेक्शन में जाएगा, वो जाएगा इस डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि यहां पे कम है। अगर यहां पे कम है ना, अगर यहां पे इस वक्त एयर कम है, जो वहां से एयर आएगा ना वो यहां पे मतलब क्या हो जाएगा, जुमा हो जाएगा। क्यों, देखिए एक और एग्जांपल मैं देता हूं डिफ्यूजन की, लिक्विड्स की मैं देता हूं। देखिए आपने ये एग्जांपल भी देखी होगी, टैंकी एक है, ठीक है, एक टैंकी है, हमने इन दोनों को आपस में ठीक है जोड़ लिया, एक पाइप बीच में लगा दिया ऐसे। ठीक है, तो इस टैंकी में पानी जो है ना ये फुल है और इसमें कुछ नहीं है। अब हमने इनको बीच में ऐसे जोड़ दिया, तो पानी कहां से जाएगा, पानी इससे निकलेगा और यहां पे जाएगा, है ना, पानी इससे निकलेगा और इसमें एंटर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका जो प्रेशर है ना वो ज्यादा है, इसका प्रेशर क्या है, कम है ना, इसके पानी का प्रेशर ज्यादा है, इसमें तो कुछ है नहीं, इसमें प्रेशर नहीं होगा। और यहां पे तो कंसंट्रेशन वाटर की ज्यादा है, यहां पे तो कुछ है नहीं, कम है कंसंट्रेशन, तो इसका मतलब है वो हायर कंसंट्रेशन से जाएगा लोअर कंसंट्रेशन में। इसी तरीके से जो गैसेस होते हैं ना, गैसेस मूव करते फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। हमारी लंग्स में जिस वक्त गैस का कंसंट्रेशन कम होगा उस वक्त हम इनहेल करेंगे, जिस वक्त हमारे लंग्स में गैसेस का कंसंट्रेशन, गैस का प्रेशर जो है वो ज्यादा होगा, तो उस वक्त हम एक्सहेल करेंगे। बस ये सिंपल सी कंसेप्ट है, सिंपल सी चीज है। फिर भी हम डिस्कशन करेंगे लाइव सेशन जब आपका मतलब होगा ना, 9 बजे होगा या 9:30 होगा या 10 होगा, तो उस वक्त आप मुझे याद दिलाना, हम अच्छे से उस पर फिर से डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे मैं बैठूंगा ना तो 1 घंटा भी लग सकता है इसी चीज को समझाने में। तो लेकिन फिर भी आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। तो अगर आपको समझ में नहीं आया ना तो आप मुझे व्हाट्सएप पे बताओगे प्लीज। आप ये नहीं सोचें कि हम सर को इतनी ज्यादा तारीफ कर रहे हैं, आज सर बोलेंगे आज हम सर को बोलेंगे कि आपने आज अच्छे से नहीं पढ़ाया, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जब आपको समझ में आया बताओ कि हाँ समझ में आया। जहां पे समझ में नहीं आएगा व्हाट्सएप पे हमारे साथ शेयर कीजिए, हम आपके साथ अलग से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ग्रुप्स में भी हम चैट ऑन कर देंगे। तो देखिए गैस ट्रांसपोर्ट आप देख लीजिए, एक्सपायरेशन में क्या होता है, डायमेंशन ऑफ थोरेसिक कैविटी डिक्रीज होता है। ठीक है, तो प्रेशर जो है इंक्रीज होता है, इसलिए बाहर हम फेंक देते हैं फिर एयर को। और डायफ्राम जो है वो डूम शेप्ड बनता है, वो ऐसे बनता है। यहाँ याद रखना, इंस्पायरेशन में डायफ्राम जो है ना वो फ्लैट बनता है ऐसे, और यहाँ पे डूम शेप्ड बनता है एक्सपायरेशन के टाइम पे। तो अब गैस ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, प्रोसेस ऑफ रीचिंग ऑफ O2 एंड CO2 फ्रॉम लंग्स टू सेल्स एंड कमिंग बैक अगेन टू लंग्स इज कॉल्ड गैस ट्रांसपोर्टेशन। गैस ट्रांसपोर्टेशन हम किस चीज को बोलते हैं, गैस ट्रांसपोर्ट एक ऐसा प्रोसेस है, अच्छे से समझना, गैस ट्रांसपोर्ट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारा जो ऑक्सीजन है ना, हमारा जो ऑक्सीजन, रीचिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 फ्रॉम लंग्स टू सेल्स, फ्रॉम लंग्स टू सेल्स, जो हमारा ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का कहां पूछना, हमारी सेल्स तक, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड वापस आना, ठीक है, कहां, हमारी लंग्स तक। इस पूरे साइकिल को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं गैस ट्रांसपोर्ट। एक बार फिर से समझ लीजिए, हमारी लंग से क्या जाएगा, ऑक्सीजन जाएगा, सेल्स तक जो है ऑक्सीजन जाता है, हो गया एक साइकिल। और वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है सेल्स से लंग्स तक पहुंचना, ये दूसरा साइकिल है। ये जो 2 साइकिल्स कलेक्टिवली जो इनको क्या बोलते हैं, गैस ट्रांसपोर्ट या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस टेक्स प्लेस बाय हीमोग्लोबिन। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन है, यहाँ पे गैस आप मत लिखिए, आप यहाँ पे देख लीजिए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन जो होता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन कैसे होता है, शाबाश।
ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? शाबाश। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है कौन? हीमोग्लोबिन। दो चीजें होती है ना, एक ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है, दूसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड में और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे होती है हम देखेंगे। ऑक्सीजन कैसे होता है? ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन अपने साथ अटैच करता है, ठीक है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का एक कंपाउंड बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, तो इसी तरीके से ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है, ठीक है, यानी कि हीमोग्लोबिन इसको साथ में लिंक कर देता है और ट्रांसपोर्ट को ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। तो अब अगर हम बात करेंगे CO2 की, कार्बन डाइऑक्साइड की, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होगा? हमारे ब्लड में होता है पोटेशियम, है ना, और होता है सोडियम। ध्यान रखना, थोड़ा सा अमाउंट जो है कार्बन डाइऑक्साइड का वो हीमोग्लोबिन के साथ भी अटैच होता है, लेकिन वो ना होने के बराबर होता है, ठीक है, 0 कुछ% होता है, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखोगे, कुछ परसेंट जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड का वो कौन शाबाश ट्रांसपोर्ट करता है? हीमोग्लोबिन भी ट्रांसपोर्ट करता है। लेकिन असल में आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? याद रखना, हमारे ब्लड में जो पोटेशियम होता है और सोडियम होता है उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड लिंक होता है, और फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना ये कैसे ट्रांसपोर्ट होता है उसका मैंने आपको बोला ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में होता है ना। तो इसका कैसे होता है? इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट्स, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट्स, याद रखोगे, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, पोटेशियम बाइकार्बोनेट इसको हम बोलते हैं, या सोडियम बाइकार्बोनेट हम बोलते हैं, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट या पोटेशियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो आपने याद रखा हमारे ब्लड में जो पोटेशियम और सोडियम होता है उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड लिंक होता है, और एज बाइकार्बोनेट्स ये क्या होता है? ट्रांसपोर्ट, बाइकार्बोनेट्स आप याद रखना। तो उसके बाद क्या है? और प्लाज्मा ऑफ ब्लड जो है ना, प्लाज्मा जो होता है, ब्लड का जो प्लाज्मा होता है ना उसमें भी ये इंटर होता है कौन? कार्बन डाइऑक्साइड, और ट्रांसपोर्टेशन इसका होता है। अब देख लीजिए इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है। अभी मैंने आपको बोला था एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में हमने डिस्कस किया ब्रीदिंग, तो अब इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है ये आप देख लीजिए। इंटरनल रेस्पिरेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू उसको हम क्या बोलते हैं? शाबाश, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू उसको हम बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। यानी कि ब्लड और टिश्यू, ये टिश्यूज हैं, यहां से ब्लड कैपिलरीज हैं, जब इसके बीच में क्या हो जाएगा? शाबाश, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाएंगे, यानी कि सेल्स इसको क्या देंगे? CO2, और ब्लड इसको क्या देंगे? शाबाश, O2। तो इस ट्रांसपोर्टेशन को हम क्या बोलते हैं? इस एक्सचेंज ऑफ गैस को हम क्या बोलते हैं? शाबाश, इसको हम बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है? देखिए एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होता है, यहाँ पे ब्लड और लंग्स के बीच में, यानी कि जहां पे प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड होता है ना उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। यहाँ पे ब्लड क्या होता है? ब्लड और लंग्स के बीच में, कहां पे? एल्वुलाई में जो मैंने आपको बताया, एल्वुलाई में होता है क्या? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, यानी कि ब्लड और लंग्स के बीच में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैस होता है। हो गया ये भी। तो अब देख लीजिए सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या होता है? सेल्यूलर रेस्पिरेशन इज ऑफ टू टाइप्स, एक होता है एरोबिक और दूसरा होता है एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होते हैं? शाबाश, एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? दैट ऑकर्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि वो रेस्पिरेशन जो मैंने आपको बोला था, रेस्पिरेशन क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है एंड रिलीज ऑफ एनर्जी, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या? उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन यहाँ पे दो किस्म का होता है, एक होता है एरोबिक और दूसरा होता है एनारोबिक, ठीक है। इनहेल एक्सेल अलग है, रेस्पिरेशन अलग है, ये बात याद रखना। एरोबिक रेस्पिरेशन ऑकर्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि वो रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व होगा उसको हम बोलेंगे एरोबिक, और वो रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होगा उसको हम बोलेंगे एनएरोबिक। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? यहाँ पे जो भी फूड होता है, कोई भी सब्सटेंस जो हम खाते हैं, ठीक है, कोई भी जो फूड होता है वो चेंज होता है किसमें? शाबाश, फूड प्लस ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है ना, फूड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वो क्या देता है? शाबाश, वो देता है हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर देता है और एनर्जी देता है। यहां पे ये चीजें निकलती, ठीक है। तो यहां पे क्या और एक बात, तो यहां से जो फिर क्या निकलती है? एनर्जी जो निकलती है ना, ठीक है, यहां से जो एनर्जी निकलती है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ग्लूकोज निकलता है, क्या निकलता है? ग्लूकोज निकलता है। एनर्जी मान लीजिए यहाँ पे क्या निकलता है? CO2 वाटर प्लस ग्लूकोज निकलता है। ये जो ग्लूकोज है ना ये फिर फर्दर ब्रेक डाउन होता है किसमें? पाइरुवेट मॉलिक्यूल्स में, पाइरुवेट मॉलिक्यूल्स में फर्दर ये ब्रेक होता है। क्यों? ग्लूकोज, पाइरुवेट, या आप बोलोगे पायरोविक एसिड। तो कितने मॉलिक्यूल्स यहाँ पे? एक ग्लूकोज के कितने मॉलिक्यूल्स यहाँ पे निकलते हैं? 2 पायरुवेट या 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स निकलते हैं। तो फिर इसी पायरुविक एसिड से एनर्जी निकलती है, ऐसे आप याद रखोगे, ठीक है। फूड के साथ जब ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है, वहां पे निकलता है ग्लूकोज,
CO2 प्लस वाटर। ग्लूकोज फर्दर ब्रेक होता है पायरुवेट या पायरुविक एसिड में, ठीक है। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है दो पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स को क्या करता है शाबाश, दो पायरुवेट मॉलिक्यूल्स को प्रोड्यूस करता है। तो ये जो पायरुवेट या पायरुविक एसिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये प्रोवाइड करते हैं फिर एनर्जी, ठीक है। तो ये जो है ना जिसको हम बोलते हैं ना ग्लूकोज ने दो पायरुवेट या दो पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस किए, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिसिस कौन सी प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज जो है वो ट्रांसफॉर्म होता है किसमें, पायरुवेट या पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स में। तो इसके बाद क्या है शाबाश, ये कहां पे होता है? ये होता है साइटोप्लाज्म में। ग्लाइकोलाइसिस कहां पे होता है शाबाश? ग्लाइकोलाइसिस आप याद रखने होता है साइटोप्लाज्म में। तो एनर्जी फिर लास्ट पे कहां पे जनरेट होती है? एनर्जी कहां पे लास्ट पे जनरेट होती है? पायरुविक एसिड फिर एनर्जी कहां पे देता है हमें? माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जिसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। तो आपसे इतनी सारी चीजें नहीं पूछी जाएगी, ज्यादा से ज्यादा आपको ये पूछा जाएगा एरोबिक रेस्पिरेशन ऑकर्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे जो कोई भी सबस्टेंस कोई भी फूड होता है ना उसके साथ ऑक्सीजन मत होता है, तो यहाँ पे फूड जो होता है वो किस में चेंज होता है शाबाश? वो CO2 प्लस अल्कोहल देता है, ठीक है। CO2 प्लस अल्कोहल, यहाँ CO2 प्लस आप याद रखोगे CO2 प्लस अल्कोहल, हाँ। यहाँ लैक्टिक एसिड, यहाँ पे लैक्टिक एसिड, यहाँ पे फाइनली क्या मिलता है हमें शाबाश? ग्लूकोज मिलता है, लेकिन यहाँ पे लैक्टिक एसिड मिलता है इनको, ठीक है। एनारोबिक, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन किन में होते हैं शाबाश? ये यीस्ट में होते हैं और कुछ बैक्टीरिया में होते हैं, ठीक है। जो डेम्स वगैरह में पाए जाते हैं बैक्टीरिया वहां पे होती हैं। हो गया ये। तो अब हम कुछ थोड़े से कुछ 5-6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद लेक्चर कंप्लीट होगा आपका आज। तो शाबाश देखिए, पहला आप स्क्रीनशॉट उठाइए क्योंकि इसमें लाइट पड़ रही है। ये स्टार्टिंग डेज में होता है, जब तक हम स्टूडियो अपना बनाएंगे ना, अच्छा स्टूडियो बनाएंगे, तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। ऐसे ही आपको लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, ठीक है। बाद में हम भी थोड़ी सी इंप्रूवमेंट करेंगे। देख लीजिए आप रेस्पिरेटरी सिस्टम और एनिमल आप यहाँ पे देख सकते हो, यानी कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा होता है, किस एनिमल में कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है। जिस तरीके से ह्यूमन बींग्स में लंग्स रेस्पिरेशन का काम करते हैं, बाकी जो एनिमल्स हैं उनमें हम देखेंगे कौन सा सिस्टम होता है रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। हमें क्या होता है? लंग्स होता है। तो देख लीजिए आप, लंग्स किस में होता है? रेप्टाइल्स में होता है। लिजार्ड्स जो होते हैं ना, लिजार्ड्स रेप्टाइल्स में होता है, रिजार्ड्स में होता है क्या शाबाश? लंग्स। और हम मैमल्स में ह्यूमन बींग्स भी आते हैं, कैमल्स भी आते हैं, तो उनमें भी क्या होता है शाबाश? उनमें लंग्स होते हैं। कैमल्स, मैमल्स, रेप्टाइल्स में लंग्स होता है। तो स्किन, फ्रॉग, अर्थवर्म, लीच में होता है स्किन, यानी कि स्किन करता है काम किसका? रेस्पिरेशन का, ठीक है। इनहेल एक्सहेल, ठीक है। तो आप देख लीजिए गिल्स फिश में क्या होता है शाबाश? फिश में होती है गिल्स। याद रखना, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन फिश इज गिल, याद रखना। तो बुक लंग्स किस में होता है? स्पाइडर जो होता है ना, स्पाइडर, स्कॉर्पियन, टिकस, उसमें क्या होता है? बुक लंग्स होते हैं। एयर सैक्स भी होता है किसमें? बर्ड्स में, कुछ बर्ड्स में लंग्स भी होते हैं, ठीक है। तो अब राइट लंग इज लार्जर देन लेफ्ट लंग, याद रखना। दो लंग्स है ना, राइट साइड और लेफ्ट साइड में। राइट वाली जो लंग है ना, दैट इज लार्जर, वो थोड़ी सी बड़ी है, वो साइज में थोड़ी सी बड़ी है, किससे? लेफ्ट वाली लंग से। अब देखिए, अब अगर राइट वाली लंग बड़ी है, लेफ्ट वाली लंग थोड़ी सी छोटी है उससे, तो आप मुझे बताओगे ना, जब ट्राकिया जब किसमें घुसता है? लंग्स में ऐसे घुसता है, तो आपकी जो राइट वाली लंग ये तो बड़ी है और ये छोटी वाली, तो ये जो लेफ्ट वाली जो है वो छोटी है। तो आप में से मुझे कौन बता सकता है इनमें से कौन सा ब्रोंकाई बड़ा होगा और कौन सा ब्रोंकाई शॉर्टर होगा? कौन सा लॉन्गर होगा और कौन सा ब्रोंकाई शॉर्टर होगा? क्योंकि डिफरेंस तो आएगी। क्यों? क्योंकि एक लंग्स तो बड़ा है और दूसरा लंग्स तो छोटा है। ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा तो आप मुझे इसका आंसर बताओगे। जहां से भी आप लाओगे आंसर, मुझे उस चीज से गरज नहीं है, लेकिन आपको ये खुद जब आप सर्च करोगे आपको खुद याद रहेगा। तो आप पे भी आपके लिए होमवर्क है, मुझे बताना, ठीक है, कौन सा ब्रोंकाई बड़ा होता है। तो इसके बाद क्या है शाबाश? अब होता है टीएलसी का मतलब पता क्या होता है? टीएलसी मीन्स टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी क्या होता है? देखिए, वॉल्यूम ऑफ एयर इन लंग्स ऑन मैक्सिमम एफर्ट, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ एयर इन लंग्स ऑन मैक्सिमम एफर्ट, यानी कि इंस्पायर, ठीक है, ऑन इंस्पायरेशन, ठीक है। जब आप इंस्पायर करते हो ना, जब आप ऐसे इंस्पायर करते हो तो आप मैक्सिमम कितना अमाउंट ऑफ एयर अंदर ले सकते हो एक इंस्पायरेशन के वक्त, तो उसको हम क्या बोलते हैं शाबाश? उसको हम बोलते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी क्या होता है? इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर जो आप, यानी कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर जो आप इनहेल कर सकते हो इंस्पायरेशन के दौरान। हो गए। अब है दूसरा आरबी मींस रेजिडुअल वॉल्यूम। क्या? रेजिडुअल।
आरवी मीन्स रेजिडुअल वॉल्यूम, ये जो आप देख रहे हो आरवी। आरवी जो होता है, हाँ टोटल लंग कैपेसिटी कितना होता है 600 ml, ये बात याद रखना, ये बात वैल्यूज याद रखना और डेफिनेशंस भी याद रखनी है, ठीक है। टोटल लंग कैपेसिटी कितनी होती है शाबाश, 600 ml होती है। तो रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, अमाउंट ऑफ एयर इन लंग्स आफ्टर एक्सेलेशन, जब इनहेल करते हैं फिर एक्सेल करते हैं, क्या ना एक्सेल, तो एक्सेल करने के बाद हमारे लंग्स में कितना अमाउंट ऑफ एयर वहीं पे रहेगा, बचत रहेगा, तो उस चीज को हम बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम कितना होता है 1200 ml, यानी कि आफ्टर एक्सेलेशन के बाद आपके लंग्स में फिर भी एयर बचता है, कितना बचता है शाबाश 1200 ml एयर बचता है, ठीक है। तो इसके बाद है टीवी, टीवी मीन्स टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, टीवी का मतलब है टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, टीवी मीन्स टाइडल वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम कितना होता है 500 से लेकर 600 ml तक टाइडल वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, इन एंड आउट ऑफ लंग्स ड्यूरिंग ईच साइकिल, एक एडल्ट जो है वो कितना अमाउंट ऑफ एयर अंदर ले जाएगा और बाहर डालेगा, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। कितना अमाउंट एयर में अंदर ले रहा हूं और कितना बाहर आ रहा है, ठीक है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं शाबाश टाइडल वॉल्यूम, हम उसी को बोलते हैं। एक साइकिल मीन्स यानी कि एक बार जब हम इनहेल करेंगे एक्सेल करेंगे एक साइकिल कंप्लीट होता है, एक साइकिल कंप्लीट हो गया। तो इस साइकिल में हम कितना अमाउंट ऑफ मैक्सिमम कितना हम अमाउंट ऑफ एयर अंदर ले सकते हैं और बाहर छोड़ सकते हैं, तो उसका वॉल्यूम कितना आएगा 500 से 600 ml तक। तो अब इसके बाद क्या है, हाँ और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 400 ml वाटर इज लास्ट, 400 ml हमारी बॉडी जो है ना पर डे 400 ml जो वाटर है ना वो बाहर फेंक देती है, ठीक है, एक्सक्रीट करती है, कहां से, ब्रीदिंग से। जिस वक्त हम ब्रीदिंग करते हैं ना, एक्सहेलेशन करते हैं ना, यानी कि एक दिन में जब हम एक्सहेलेशन करते हैं ना, पूरे दिन में जो हम एक्सहेलेशन करते हैं, तो उसमें क्या होता है 400 ml ऑफ वाटर एक्सक्रीट होता है। आपने मतलब हम एक्सेल करते हैं ना, हम जब एक्सेल करते हैं हम वाटर के कुछ ड्रॉपलेट जो होते हैं ना वो भी बाहर आते हैं, ठीक है। तो एक दिन में हम कितना एक्सक्रीट करते हैं वाटर थ्रू ब्रीदिंग, दैट्स 400 ml, बस ये चीजें। तो दूसरा मैंने बोला था आपको, हाँ साउंड बॉक्स को हम एडम्स एप्पल भी बोलते हैं, ठीक है, आदमस एप्पल, एडम्स पढ़िए आदमस एप्पल पढ़िए, उस चीज को हम ये बोलते हैं, ठीक है। तो हो गया आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वीडियो को पूरा देखना।